आज पहलवानों के समर्थन में सोरम में सर्वखाप पंचायत होगी। मंगलवार को किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को 5 दिन का आश्वासन दिया था। ये सर्वखाप पंचायत मुजफ्फरनगर के सोरम में होगी। सर्वखाप मंत्री चौधरी सुभाष बलियान ने कहा है कि वो आज 12 बजे पंचायत शुरू करेंगे। इस महापंचायत में बलियान खाप, गठवाला खाप, अहलावत खाप और सहरावत खाप, मलिक खाप, देशवाल खाप, राठी खाप सहित अन्य खापों के चौधरी शामिल होंगे। पंचायत में खाप चौधरी आगे की रणनीति और दिशा तय करेंगे। वहीं पहलवानों के समर्थन में किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। मोर्चा पूरे भारत में प्रदर्शन करने के लिए ट्रेड यूनियन, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों सहित अन्य वर्गों के मंचों के साथ समन्वय करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 5 जून को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख का प्रदर्शन और पुतले जलाएगा। जिस दिन अयोध्या में संतों के एक समूह ने सिंह के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया है। उधर पहलवानों के समर्थन में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को हाजरा मोड़ से रविंद्र सदन तक रैली निकाली। बनर्जी ने अपने हाथ में एक तख्ती ले रखी थी जिस पर लिखा था, हम न्याय चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी एक टीम पहलवानों से मुलाकात करेगी और उन्हें समर्थन देगी। हम आपके साथ हैं, इसलिए हमने ये रैली निकाली है। कल भी इस रैली को जारी रखा जाएगा। पहलवान हमारे देश का गौरव है। पहलवानों को बुरी तरह से पीटा गया, इससे विश्व स्तर पर देश की छवि धूमिल हुई है। सीएम ममता बनर्जी ने उनसे कहा है कि वो अपना आंदोलन जारी रखें। राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी की रैली के कुछ ही घंटे बाद सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर गरीबों को लेकर निशाना साधा तो गहलोत ने गरीबों को राहत देने के लिए बिजली बिल में रियायत देने की घोषणा कर दी। अब 100 यूनिट प्रति माह बिजली उपभोग करने वालों का बिजली बिल शून्य होगा। उन्हें इससे पहले कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवार को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी, यानी कितना भी बिल आए पहले 100 यूनिट का कोई विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड बुधवार को अपनी बेटी गंगा दहल के साथ 4 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। प्रचंड की अगवानी एयरपोर्ट पर भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की। पीएम के रूप में ये उनका चौथा दौरा है। शाम को प्रचंड ने एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। आज वो सुबह 11:30 बजे महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण कर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नेपाली पीएम की आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सुबह 11 बजे पीएम मोदी के साथ बैठक है। दहल दोनों देशों के बीच समझौतों के आदान प्रदान की अध्यक्षता भी करेंगे। जून में बिहार की सियासत चरम पर रहेगी। 12 जून को बीजेपी विरोधी दल की बैठक पटना में होगी। इस बैठक में 18 दल शामिल होंगे। इस बैठक में विपक्षी एकता पर मंथन होगा। दूसरी ओर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बिहार बीजेपी जून में 4 बड़ी रैलियां करेगी। सूत्रों की माने तो एक रैली में पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे। वहीं अन्य 3 रैलियों में अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्ष की बैठक से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जून में भी बंगाल के दौरे पर बीजेपी दिग्गज दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जून महीने में पश्चिम बंगाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी जनसंपर्क अभियान के तहत ये जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे। 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात तय है। केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर 2 ट्वीट भी किए हैं। उन्होंने पहले ट्वीट में कहा है कि चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात करूंगा और अलोकतांत्रिक केंद्र सरकार के खिलाफ समर्थन मांगूंगा। तो दूसरे ट्वीट में कहा है कि वो 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी रांची में मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मणिपुर के दौरे पर हैं। तीसरे दिन की यात्रा के दौरान अमित शाह ने मोरे और कांको कपी का दौरा किया। साथ ही गृह मंत्री ने मतई और कुकी समुदाय के राहत शिविरों का दौरा किया और उनके प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मणिपुर में शांति बहाल कर और उनके घरों में वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं आज अमित शाह के दौरे का आखिरी दिन है। दिल्ली लौटने से पहले सुबह 11 बजे वे इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। देश की सबसे शक्तिशाली और घातक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय है, जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आज और कल इसका आखिरी ट्रायल किया जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप पर इसके लिए डीआरडीओ की ओर से सभी जरूरी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में परखने के लिए 700 किलोमीटर की रेंज में नोटिस टू एयरमैन जारी हुआ है, जबकि सफल परीक्षण के बाद इसे जल्दी भारतीय वायुसेना और दुश्मनों पर प्रलय बनकर गिरने के लिए सौंप दिया जाएगा।
मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ बारिश जारी रहने की आशंका है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, तो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक गरज के साथ बौछार पड़ने और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत पर मोस्ट एडवांस मिलिट्री चॉपर को उतारकर बड़ा कारनामा कर दिया है। इसे MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। नेवी पहले से सी किंग चॉपर का इस्तेमाल करती थी, अब इसकी जगह रोमियो का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय नौसेना ने MH-60R हेलीकॉप्टर की पहली सफल लैंडिंग का वीडियो भी साझा किया है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने MH-60 रोमियो को विकसित किया है और इसको दुनिया की सबसे उन्नत एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। यूपी के कानपुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कानपुर मेट्रो के कार्य के बीच में आ रहे मंदिर को हटाए जाने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल साइट पर पहुंचे मेट्रो अधिकारियों से बजरंग दल हिंदू महापरिषद के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हो गई। वहीं बजरंग दल हिंदू महापरिषद के कार्यकर्ता मंदिर न हटाए जाने को लेकर अड़े रहे। हालांकि बाद में समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। आपको बता दें, कानपुर सेंट्रल सिटी साइट रिजर्वेशन काउंटर के पास का मामला है। गुजरात के अमरेली से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 युवकों को समुद्र में नहाना भारी पड़ गया। दरअसल ये चारों युवक समुद्र में अचानक आई हाई टाइड की चपेट में आने से बहने लगे। वहीं गनीमत रही कि मौके पर स्थानीय विधायक हीरा सोलंकी मौजूद थे और उन्होंने इन चारों युवकों को बहते हुए देख लिया। विधायक हीरा सोलंकी ने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी और डूबते युवकों को बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। हालांकि इतने में ही वहाँ गोताखोरों का एक दल भी आ गया और 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि चौथे युवक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बड़ौल में चिट्टा हॉटस्पॉट में छापेमारी में 2 महिलाओं सहित 3 कुख्यात ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपए 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को काफी दिनों से इस इलाके में हेरोइन तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने हेरोइन सप्लायर गिरोह का भंडाफोड़ किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में डब्ल्यूएचओ के ऑफिस के बाहर तंबाकू और उत्पादक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये किसान डब्ल्यूएचओ से खासे नाराज दिखे। किसानों ने कहा कि ये संस्था हमेशा से ही किसानों के खिलाफ काम करती है। अब डब्ल्यूएचओ तंबाकू उत्पादक को बंद करने की बात कह रही है, जिसका ये विरोध करने दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं किसानों ने सरकार से मांग की है कि अगर तंबाकू की फसल को बैन करना ही है तो डब्ल्यूएचओ 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि किसानों को सालाना मुहैया कराए, साथ ही दूसरी फसल उगाने के लिए सब्सिडी और दूसरी सुविधा भी दे। अहमदनगर जिले में स्थित नीला वनडे बांध परियोजना का काम 53 साल बाद पूरा हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इस डैम से नहरों में पानी छोड़ने का परीक्षण किया गया। पानी छोड़ने से नासिक और अहमदनगर में सूखाग्रस्त इलाके के किसानों का चेहरा खिल गया है, क्योंकि इस दिन का इंतजार किसान पिछले 5 दशक से कर रहे थे। दरअसल 1970 में बजट को मंजूरी दी गई थी, लेकिन डैम से पानी 53 साल बाद छोड़ा गया।